योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार क्यों लगाती है? जी हाँ, इसको जानने के लिए हमने एडवोकेट सिद्धार्थ शुक्ला से कई सवाल पूछे। उन्हीं में से पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के मकानों को ध्वस्त करने पर नाराजगी जताई। क्या ये कार्रवाई अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के अधिकार का उल्लंघन है? और क्या कोर्ट का ये फैसला भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों को रोकने में मददगार साबित होगा? बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए मकानों को ध्वस्त करना सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है। नवंबर 2024 में न्यायमूर्ति बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने इसमें निर्णय और डायरेक्शंस दिए हैं, जिसके अनुसार ऐसी किसी भी कार्रवाई को जो कि कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बगैर की गई है और मकानों को ध्वस्त किया गया है, इसे संविधान का उल्लंघन बताया गया है। ऐसी कोई भी कार्रवाई आश्रय के अधिकार के अनुकूल नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानी जाएगी। और ऐसी हम आशा करते हैं कि उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के बाद भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लग सकती है। हमारा दूसरा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को रिमिशन फाइलों को स्वीकार न करने पर अवमानना की चेतावनी दी थी। क्या ये मामला सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में एक मिसाल कायम करेगा? और क्या कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के लिए खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पिछले वर्ष रेमिशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदेश दिया था, जिसका उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा दुर्भाग्यवश अनुपालन नहीं किया गया। तो इस मामले पर कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अख्तियार किया था और मेरा ये मानना है कि ये जो अनदेखी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की, इस पर कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए कोर्ट को। आप समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही है अधिकारियों द्वारा, तो और आम व्यक्तियों की सुनवाई क्या होती होगी। ये एक चिंता का विषय है और मेरा ये मानना है कि इसमें कोर्ट को एक सख्त रुख लेना चाहिए ताकि कोई भी अधिकारी अनदेखी ना कर सके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की। हमारा तीसरा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के मामले में अनुच्छेद 21 को आश्रय के अधिकार का जिक्र किया है। क्या ये फैसला भविष्य में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में मददगार साबित होगा? और क्या सरकारी कार्रवाइयों में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन एक आम समस्या बनती जा रही है? नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस के बाद हम आशा करते हैं कि इससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के सुरक्षा में, उनकी सेफगार्ड करने में काफ़ी दूर तक ये फैसला जाएगा। नहीं तो हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बिना ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए लोगों के मकानों को बुलडोज़र के द्वारा डेमोलिश किया गया है। तो जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का नवंबर में आया और डायरेक्शंस दिए गए हैं, उसका अनुपालन यदि प्रशासन के द्वारा किया जाएगा तो इससे निश्चित रूप से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि बुलडोज़र जस्टिस के नाम पर प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है बिना ड्यू प्रोसेस के, वो एक चुनौती बनती जा रही थी और एक समस्या का सबब भी था। और इस आदेश के बाद से और जो गंभीरता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर दिखाई है, तो हम ऐसी आशा करते हैं कि प्रशासन पर इस पर का असर पड़ेगा और वो बिना ड्यू प्रोसेस के कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन हो। हमने चौथा सवाल सिद्धार्थ शुक्ला से ये पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ध्वस्त किए गए ढांचों का पुनर्निर्माण करना होगा और देरी के लिए मुआवजा देना होगा। क्या ये फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में नागरिकों को न्याय दिलाने में मददगार साबित होगा? और क्या सरकार को ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बिना ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए होकर के अधिकारियों द्वारा घरों को डिमोलिश करने की बात है, तो इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विमर्श चल रहा है और रेस्टिट्यूशन और रिकंस्ट्रक्शन की भी बात इसमें आई है। जो दिशा निर्देश नवंबर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए थे, उसमें रेस्टिट्यूशन की बात की गई थी
कि पुनर्निर्माण किया जाए जो बिना प्रोसेस को फॉलो किए हुए मकान डिमोलिश हुए हैं उनको। तो ये मेरी नज़र में एक अच्छा कदम होगा अगर ऐसा होता है तो। साथ ही साथ एक और जो प्रश्न आता है कि क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना उन पर करेगी जिन्होंने ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए बगैर ऐसे कदम उठाए हैं। तो ये तो भविष्य में वक्त ही बताएगा कि क्या इस पे सरकार एक्शन लेती है। मेरी नज़र में तो ये होना चाहिए कि जो अधिकारी बिना ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके इस तरह से एक्शन ले रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई ना कोई दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। पर क्या ऐसी कार्रवाई भविष्य में होगी, वील हैव टू वेट एंड सी दैट। तो अब समझिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार। पिछले कुछ महीनों में ऐसा देखा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग को लेकर के सख्त टिप्पणियां की गई हैं। ऐसे दो मामले मैं आपके सामने अभी रखता हूं। हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी की कि अधिकारियों ने अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में सुना है या नहीं। दरअसल ये मामला जुल्फिकार हैदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है, जिसमें पेटिशनर की प्रॉपर्टी को लोकल अथॉरिटीज द्वारा डिमोलिश कर दिया गया था और उसको चैलेंज करते हुए पहले पेटिशनर इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, जहां से उनकी पेटिशन डिसमिस हुई और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या अगर वो राइट टू लाइफ के बारे में अधिकारियों ने सुना है या नहीं, और इस तरह से बिना ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर वो पेटिशनर के या लोगों के घरों को डिमोलिश करेंगे तो क्यों ना उनको अपने ही खर्चे पर, स्टेट के खर्चे पर उन्हें दोबारा बनाने का आदेश दिया जाए। दरअसल यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक होगा कि नवंबर 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में डायरेक्शंस पास किए थे कि किस तरीके से बिना प्रोसेस को फॉलो किए हुए, लीगल प्रोसेस को फॉलो किए हुए आप किसी को भी वंचित नहीं कर सकते हैं अपने घर से। तो उन्होंने बहुत अच्छे डायरेक्शंस उसमें पास किए थे, जिसमें शो कॉज नोटिस देना होगा, जिसमें 15 दिन का समय होगा एक्शन लेने से पहले, समय होगा जिसको नोटिस दिया गया है कि वो चैलेंज कर सके उस ऑर्डर को। उसके बाद ताकि बैक डेट में कोई नोटिस उनको ना इशू करके तुरंत कार्रवाई कर दी जाए, तो उसको उन्होंने कहा था डिजिटली इसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा इस शो कॉज नोटिस के बारे में, और उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी, लोगों की, अधिकारियों के नामों की लिस्ट रहेगी और उसकी पूरी रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर या जो भी संबंधित अथॉरिटी उनके पास जाएंगी। तो उसको लेकर के इसलिए किया गया था क्योंकि हाल फिलहाल में पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि किस प्रकार से अपनी पावर्स को एक्सीड करते हुए कई बार लोगों के घरों को डिमोलिश किया गया है। तो उस पर एक तरह का चेक लग सके, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से उस पर एक टिप्पणी की गई है। और जो नवंबर 2024 का आदेश था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें उन्होंने पैराग्राफ नंबर 94 में ये रेस्टिट्यूशन की भी बात की गई थी, जिसके अंतर्गत अभी ये जुल्फिकार हैदर वाले मामले में भी टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसी से संबंधित जो एक और मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि जो अवमानना हो रही है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की, तो उसमें पिछले वर्ष मई 2024 का एक मामला है जहां पर रेमिशन ऑफ सेंटेंस को लेकर के मामला था। अब रेमिशन ऑफ सेंटेंस होती है जब कोई अपराधी जिसका दोष सिद्ध हो चुका हो, उसको सरकार के पास पावर होती है कि उसकी जो सजा है उसको कम कर सके या उसको पूरी तरह से समाप्त कर सके, जिसको आप सस्पेंशन, कम्यूटेशन या रेमिशन, यहाँ पे हम रेमिशन की बात कर रहे हैं, तो रेमिशन जिसको हम परिहार भी कहते हैं हिंदी में, सीआरपीसी, और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत सीआरपीसी में सेक्शन 432 में ये प्रावधान था और अब बीएनएसएस में सेक्शन 473 सब सेक्शन 1 में शायद इसको रखा गया है। तो इसके अंतर्गत एक मामला था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को ये आदेश दिया था, प्रमुख सचिव कारागार विभाग को, कि वो 1 महीने के अंदर 13 मई से अगले 1 महीने के दौरान उस पर वो फैसला लें जो पिटिशनर था उसकी फाइल को लेकर के। उस समय चुनाव, लोकसभा चुनाव जारी थे, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये बात स्पष्ट थी कि
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आपके निर्णय लेने पर से पे कोई असर नहीं होगा, तो आप निर्णय उस पर ले सकते हैं। अब दिलचस्प बात इस पे ये हुई कि मई से लेके अगस्त तक इस पर उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, और जब अगस्त में मामला आया, वैसे जुलाई में भी इसकी डेट लगी थी, लेकिन अगस्त में जब इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती जाहिर की। उन्होंने पूछा कि क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया है, तो उन्होंने जो प्रमुख सचिव थे कारागार विभाग के उस समय, श्री राजेश कुमार सिंह, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बारे में पूछा, जहां उन्होंने बताया कि ये मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक गया, लेकिन उन्होंने ये फाइल लेने से मना कर दिया वहां पर। और इस बात को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा क्रोधित हुआ कि आदेश में स्पष्ट था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उस निर्णय लेने पे, उस फैसले को करने में कोई बाधा नहीं थी, परंतु इस बात का बहाना एक तरह से दिया गया। तो उन्होंने प्रमुख सचिव से कहा भी कि आप इसको एफिडेविट पे करके दीजिए। उसके बावजूद जब ये बात अगली सुनवाई पे आई तो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय प्रमुख सचिव जी से भी ये कहा कि ये आपका स्टैंड इसमें गलत है, बिल्कुल विपरीत है जो स्टैंड आपने हमें ओरली बताया था। तो इस बात को लेकर काफ़ी नाखुशी सुप्रीम कोर्ट ने बताया, और इस प्रकार से उन्हें बहुत दुखद बात ये प्रकट की कि किस तरह से आदेशों की अवहेलना की जा रही है उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकारियों द्वारा। यहाँ तक कि उन्होंने माननीय मुख्य सचिव जी को भी ये आदेश दिया था कि इस पूरे आप मामले की ज़रा अपने स्तर पर जांच करके बताएं कि ये क्या इस पर आपका स्टैंड है। और वहाँ पर भी ये दुख के साथ कहना पड़ेगा कि मुख्य सचिव की ओर से भी इस पर कोई संतोषजनक रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई, जिसका उल्लेख उन्होंने 27 सितंबर को पिछले साल जो उन्होंने अपने आदेश पारित किया उसमें उन्होंने कहा। और वो तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है कोर्ट का, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट अंडर आर्टिकल 129 एंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, तो उसके अनुसार वो कार्रवाई कर भी देते, परंतु उन्होंने लिखा कि क्योंकि और भी गंभीर मामले पेंडिंग हैं कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट की मैं यहाँ बात करूँ, इसलिए वो फिलहाल क्रिमिनल कंटेम्प्ट इशू नहीं कर रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ। नहीं तो उन्हें ये पता लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा कि किन अधिकारियों ने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके बावजूद भी सीएमओ में फाइलें लेने से मना किया। तो इस अवमानना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित और क्रोधित भी है। अब सवाल ये आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट यदि ऐसे एरिंग ऑफिशियल्स, ऐसे अधिकारी जो कानून की और यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या कंटेम्प्ट की एक कार्रवाई से क्या उन पर कोई लगाम कस सकेगी? तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि बहुत से ऐसे मामले हैं जहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों के भी आदेशों का पालन ठीक से नहीं किया जाता है अधिकारियों द्वारा। तो ये ऐसी परिस्थितियों से हमें बचना चाहिए। अधिकारियों को भी कानून की पूरी जानकारी और लेटेस्ट पोजीशन पता होनी चाहिए, ये उनके ही कार्य करने में उनको सहायक होगा। और अगर दुर्भाग्यवश ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट की बात आती है, तो निश्चित रूप से अगर ऐसे फिर भी कोई अधिकारी हैं जो अपनी ढिलाई के कारण या अपनी जो भी उनकी मनमर्जी उसके समझते हुए वो कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे मामलों में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि या हाई कोर्ट के द्वारा भी कंटेम्प्ट की अगर प्रोसीडिंग्स को फिर शुरू किया जाए तो फिर यही एक अच्छा उपाय बचता है। पर इसमें भी सुनिश्चित ये करना पड़ेगा कि कंटेम्प्ट की जो पावर है वो सिर्फ तभी इस्तेमाल की जाए जहां पर वाकई में इसको ऐसा लगे कि एक विलफुल डिसओबीडियंस किया जा रहा है लगातार अधिकारियों द्वारा, और उसके बाद जब ये एक प्रकार से स्पष्ट हो जाए तो फिर एक्शन लेने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य की स्थिति है, पर अगर इसी तरह से अगर जो संबंधित अधिकारी हैं जो ठीक से अगर अपना काम नहीं कर रहे हैं और उनको यही एकमात्र रास्ता बचता है कोर्ट के पास, तो फिर उन्हें इस पावर का अपना इस्तेमाल करना चाहिए और मौजूदा जो उसमें दंड के भी प्रावधान है उसका बेहिचक होकर के उसको आगे अपना बात को रखना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद।